So today our topic is lecture topic is health and safety policy. What good health and safety management looks like, management system कैसे look like होता है और health and safety policy उसका एक पार्ट है, बहुत ही important पार्ट होता है health and safety policy. ठीक है, रूल्स क्या होते हैं उसमें, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और अरेंजमेंट में किस तरीके से चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं. तो कहा जाता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो टॉप मैनेजमेंट जो होता है, टॉप मैनेजमेंट मस्ट इस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी. टॉप मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करे और उसको मेंटेन करे टाइम टू टाइम. ठीक है ना. तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो कहा कि इट मस्ट इंक्लूड अ कमिटमेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज एंड इल हेल्थ एंड इज एप्रोप्रिएट to the purpose, size and context of the organization and to the specific nature of its occupational health and safety risk and occupational health and safety opportunities. इसमें क्या चीजें होना बिल्कुल आवश्यक है, पॉलिसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. पहली चीज तो होनी चाहिए कि इसके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए. कमिटमेंट किसका कमिटमेंट होना चाहिए? टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए. किससे कमिटमेंट होना चाहिए? नीचे के एम्प्लॉइज से कमिटमेंट होना चाहिए, उनका खुद से कमिटमेंट वादा होना चाहिए. किसके प्रति कमिटमेंट और वादा होना चाहिए? हेल्थ एंड सेफ्टी की कंडीशंस को अच्छे तरीके से हम लोग मेंटेन करेंगे ताकि किसी भी तरीके की इंजरी और रिलेटेड एक्सीडेंट्स ना हो. ठीक है ना. इसका कमिटमेंट होना चाहिए उस पॉलिसी के अंदर. फिर दूसरी चीज है कि प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग विथ बाद में डिस्कस करें, बाद में डिस्कस करेंगे. So health and safety policy में it must provide a framework for setting the occupational health and safety objectives. हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की होगी, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स का सेट होना बहुत जरूरी होता है. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म गोल. आपका गोल क्या है, आप किस चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो पॉलिसी में ये लिखी होनी आवश्यक है, लिखा होना जरूरी है इसके अंदर कि फॉर एग्जांपल्स कि हम एक मैन वर्क आवर्स को अचीव करना चाहते हैं, जैसे 1 मिलियन सेफ मैन वर्क आवर्स को अचीव करना चाहते हैं. इतने घंटे हम सेफ्टी के साथ काम करें, किसी इंजरीज किसी एक्सीडेंट्स के हुए बिना. तो इस चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, जो एम है, वो हमारा इसके अंदर क्लियरली लिखा होना चाहिए पॉलिसी के अंदर. इट मस्ट इंक्लूड ए कमिटमेंट टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. पॉलिसी में लिखा होना चाहिए कि हम जो है वो ये कमिटमेंट करते हैं कि हम जितने भी लॉज हैं उनको फुलफिल करेंगे, कानून का पालन करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है ना. जैसे लॉ कहता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए तो हम प्रोवाइड करेंगे. लॉ कहता है सेफ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करिए. लॉ कहता है कि सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करिए. लॉ कहता है रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करवाइए. लॉ कहता है पीपीएस प्रोवाइड करिए. लॉ कहता है इंस्पेक्शन करवाइए, ऑडिट करवाइए. तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे, वो हमारी पॉलिसी में लिखा होना चाहिए. सो कमिटमेंट है ना, वादा है ना, ये प्रॉमिस है ना. तो कहा कि इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ कमिटमेंट टू एलिमिनेट द हजार्ड्स एंड रिड्यूस द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क. इसमें लिखा होना चाहिए पॉलिसी में कि वी कमिट टू रिड्यूस द वर्क प्लेस हजार्ड्स एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल. जितना संभव हो सके उतना हम कम करने के लिए बाध्य हैं, ऐसा लिखा होना चाहिए. फिर उसके बाद इट मस्ट इंक्लूड ऑल्सो अ कमिटमेंट टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें यह भी लिखा होना चाहिए कि जो हम लोग कॉन्टिन्यूसली जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम लोग और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे. समय अनुसार हम लोग उसको इम्प्रूव करते रहेंगे. ये लिखा होना चाहिए पॉलिसी के अंदर. ये भी लिखा होना चाहिए कि इट मस्ट इंक्लूड अ कमिटमेंट टू कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स का कंसल्टेशन यानी कंसल्ट करना, वर्कर्स के साथ बातचीत करना, उसको इन्फॉर्म करना, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. फिर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन करवाना, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवाना, रिस्क असेसमेंट होना है या और भी कुछ
ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होना है तो उनका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉलिसी में लिखा होना चाहिए कि हम ये बाध्य हैं, हम कमिटमेंट करते हैं कि हम वर्कर्स का कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवाएंगे जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। अब हाउ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी शैल बी अवेलेबल एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारी कंपनी के पास रिकॉर्ड में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। फिर कहा बी कम्युनिकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो पॉलिसी में रूल्स रेगुलेशन हमने लिखे हैं ये सारे के सारे एम्प्लॉइज के पास जा करके उनको बताना चाहिए, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद बी अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज एज एप्रोप्रिएट। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो हमारे शेयर स्टेक होल्डर हो सकते हैं, विजिटर हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, उन सब के लिए हमारी पॉलिसी अवेलेबल होना चाहिए कि जब भी कोई चाहे तो उसको लेके पढ़ सके। इट मस्ट बी रिलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट। जो पॉलिसी बनाई जाए वो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी आप बना रहे हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेट करते हुए बनाना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और उचित होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अवचित नहीं होना चाहिए कि उचित ही नहीं है। ऐसी बातें लिखी हैं, कमिटमेंट्स लिखे हैं जो नहीं होने चाहिए, जबकि क्या क्या चीजें कमिटमेंट में होनी चाहिए यहाँ पर लिखा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की सेफ वर्क प्लेस की कंडीशन के बारे में आप बात करिए, है ना। फिर एक ऐसा फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव्स को सेट करिए, उसमें लिखिए कि हाँ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करिए, एलिमेंट्स हैजार्ड्स जितने भी हैं उसको एलिमिनेट करने की बात करिए, रिस्क को मिनिमाइज करने की बात करिए, उसके अंदर लिखिए। लगातार हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात करिए, वर्कर्स के कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन की बात करिए। फिर बाद में कहा कि ये अवेलेबल भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के फॉर्म पे होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। इसलिए सेफ्टी पॉलिसी जो होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, उसका जो पहला पार्ट होता है जिसे हम जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कहते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जगह जगह पर वो लिखी होती है, रिटन होती है, प्रिंटेड होती है, लिखी होती है उसमें। फिर तो कहा कि अवेलेबल होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, लोगों को बात बताइए कि हमारी सेफ्टी पॉलिसीज क्या है, हमारे रूल्स क्या है, हम किन बातों के लिए बाध्य हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है ना। फिर एक सैंपल यहाँ पर दिया। देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी होती है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है, उसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं। एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है जिसके अंदर मुख्य बातें लिखी होती हैं जिसके बारे में ये लिखा हुआ है। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो सभी के लिए एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया जाता है, टॉप मैनेजमेंट स्टेटमेंट देता है नीचे वालों के लिए और खुद के लिए भी, कि हम ये काम करेंगे, सभी लोग करेंगे। रूल जितने भी कंपनी में, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे इंजीनियर, सबको इस चीज का पालन करना पड़ेगा। तो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन। वो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन आपकी बुक के फॉर्म में प्रिंटेड होती है। ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं, वहां पर डिजिग्नेशन लिखा होता है, कंपनी के अंदर हमारा टॉप टू बॉटम लिखा होगा, जैसे जनरल मैनेजर है, इंजीनियर हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, एचएससी इंजीनियर हैं, एचएससी जो भी सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी स्टूवर्ड हैं। तो सबके डिजिग्नेशन लिखे होंगे और उस डिजिग्नेशन पे कंपनी का जो भी बंदा वहां पर ज्वाइन करेगा उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज यहाँ पर लिखी होंगी कि वो किन चीजों के लिए ऑथोराइज है, वो पावर है उसके पास, क्या क्या करने का पावर है, उस पर लिखा होगा। अब वहां पर अगर लिखा है कि एक सुपरवाइजर, हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर कैन चार्ज ए फाइन टू द कॉन्ट्रैक्टर्स और टू द वर्कर्स, फाइन चार्ज कर सकता है। अगर लिखा है उसकी अथॉरिटी में, पॉलिसी में, तब तो वो साइड पे जाकर के किसी के ऊपर भी फाइन मार सकता है। अगर यहाँ नहीं लिखा है पॉलिसी में, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज में नहीं लिखा है सेक्शन में, तो वो वहां पर फाइन नहीं मार सकता है। तो आपके पास क्या अथॉरिटीज, पावर दी गई हैं वो यहाँ पर लिखी मिलती हैं। आपको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई मिलती हैं। जैसे कोई कहता नहीं सर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो वो कैसे कह सकता है। जैसे एक्सकावेशन का काम हो रहा है और एक्सकावेशन पे खड़े होकर के आप देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं नहीं सर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह रहे हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पर लिखी हुई हैं पॉलिसी के अंदर। वहां पर आप पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि किन कामों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, किस कामों की जिम्मेदारी है आपकी, किस कामों की जवाबदेही है आपकी। जिम्मेदारी और जवाबदेही में फर्क होता है। जिम्मेदारी मतलब क्या होता है कि इसके हम जिम्मेदार हैं, ठीक है, आपने हमको रिस्पॉन्सिबल बना दिया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक्सकावेशन होना है तो हमारी जिम्मेदारी है कि एक्सकावेशन की सेफ्टी करें, हम वहां पर खड़े होकर सेफ्टी कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। अगर जवाबदेही हमारी है तो ये
ये इसके मतलब जिम्मेदारी बड़ी हो गई। अगर हमारी जवाबदेही नहीं है तो फिर हमारी जिम्मेदारी छोटी हो गई। ठीक है ना। एक सैंपल ऑक्यूपेशन। और तीसरा सेक्शन होता है जिसे हम लोग अरेंजमेंट सेक्शन कहते हैं। तो अरेंजमेंट सेक्शन में किस तरीके से काम को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कैसे इंप्लीमेंट करना है या कैसे किया जाता है, जेएचए कैसे किया जाता है, जेएसए कैसे किया जाता है, रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें वहां पर लिखी होती हैं कि हमको इस तरीके से काम करना होता है। तो एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसी भी कंपनी का जो होता है उसका एक सैंपल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर फॉर एग्जाम्पल अपने NIFAIS नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी की पॉलिसी हम अगर यहाँ पर बनाते हैं तो हम ये लिखेंगे कि दिस पॉलिसी विल अप्लाई टू नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एट ऑल लोकेशन। चाहे नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो बहराइच की ब्रांच है उस पर भी अप्लाई होगा, कलकत्ता की ब्रांच होगी वहां पे भी अप्लाई होगा, दुबई के अंदर होगी वहां पे भी अप्लाई होगा। जितने भी ऑल लोकेशन, जितने भी लोकेशन हैं वो सारे लोकेशंस के ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा। फिर नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी is committed to providing a healthy and safe work environment for its worker and preventing occupational illness and injury। अच्छा, ये पॉलिसी के बारे में अगर पॉलिसी ना बनाई जाए तो क्या होगा? तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में जब कारखाना अधिनियम 1984 था तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में नहीं लिखा हुआ था कि पॉलिसी बनाइए चाहे ना बनाइए। लिखिए अपनी पॉलिसी को एक डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में लिख करके लोगों को बताइए और रखिए, ये नहीं लिखा हुआ था। लेकिन जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का कन्वेंशन हुआ जिनेवा के अंदर, तो हमारी इंडिया भी उसकी मेंबर है ILO की, तो वहां पर मेंबर कंट्रीज गई वहां पर, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया कन्वेंशन में। तो वहां से रिकमेंडेशन आया 164 में कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने लॉज के अंदर जितने भी जहां पर भी जिस कंट्रीज के अंदर वो हैं तो वहां पर वो ये चीज मेंशन करें कि सारी ऑर्गेनाइजेशन उनके पास हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी होनी आवश्यक है, अनिवार्य है। तो जब अमेंडमेंट्स हुआ हमारे यहाँ कारखाना अधिनियम 1984 फैक्ट्री एक्ट 1948 जब अमेंडमेंट्स हुआ 1987 में, तो इस बात को उस कानून के अंदर लिख दिया कि ऑल एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो अब वो कानून हो गया, लॉ हो गया, तो अब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया कि नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग ए हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर इट्स वर्कर एंड टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल इलनेस एंड इंजरी। ये लिखा हुआ है कि नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ये कमिट करता है, वादा करता है कि हम अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको इंजरी और इलनेस से बचाने के लिए सेफ एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। सेफ एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट मतलब वर्क इन्वायरमेंट विच इज फ्री फ्रॉम हैजर्ड्स। फिर कहा टू एक्सप्रेस दैट कमिटमेंट, इस वायदे को और अच्छे तरीके से बताने के लिए वी इशू द फॉलोइंग पॉलिसी ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। हम नीचे एक पॉलिसी इशू कर रहे हैं, इस चीज का वायदे को हम और ज्यादा पक्का करने के लिए यहाँ पर एक पॉलिसी इशू कर रहे हैं। फिर कहा एज द एम्प्लॉयर नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ इट्स वर्कर। कहा कि नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट अपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी विल मेक एवरी एफर्ट टू प्रोवाइड ए हेल्दी एंड सेफ वर्क इन्वायरमेंट। हम एक इन्वायरमेंट बनाएंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए, हेल्दी इन्वायरमेंट। वी आर डेडिकेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी एंड इलनेस। हम लोग डेडिकेटेड हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। कैसे अचीव करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे जितनी भी पॉसिबिलिटी है इंजरी और इलनेस की, वो हम अपने साइड से एलिमिनेट कर देंगे। फिर कहा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी आई गिव यू माई पर्सनल प्रॉमिस टू टेक ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट हार्म टू वर्कर्स। यहाँ पर देखिए कमिटमेंट लिखा हुआ है, supervisor will be trained and held responsible for ensuring that the workers under their supervision follow this policy. It is very clearly written. So they are accountable for ensuring that workers use safe work practices and receive training to protect their health and safety. अब एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मैं पर्सनल प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो भी रीजनेबली प्रिकॉशंस लिए जाएंगे हार्म से बचाने के लिए वर्कर्स को, मैं करूंगा अपने इंडस्ट्री, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सुपरवाइजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो रिस्पॉन्सिबल है वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, वो सेफ्टी को फॉलो करेगा, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा, पॉलिसी को फॉलो करेगा। और उसके बाद ये अकाउंटेबल हैं, दे आर अकाउंटेबल, जवाबदेही है इनकी
for ensuring that the workers use safe practices and receive training to protect their health and safety. ये सुपरवाइजर की अकाउंटेबिलिटी है. Supervisor also have general responsibility for ensuring the safety of equipments and facilities. जो फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की, जो जगह प्रोवाइड की है हमने, जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया है, ये सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल है कि उसको वो सुनिश्चित करे कि वो सेफ है, सुरक्षित है. Northern Institute of Fire and Industrial Safety through all levels of management will cooperate with the Joint Occupational Safety and Health JOSH committee, our health and safety representative and workers to create a healthy and safe work environment. नॉर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहता है कि जितने भी हर लेवल्स पे जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, वो सारे के सारे लोग कमिटमेंट यानी कि कोऑपरेट करेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे ज्वाइंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी में, या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के, वो इस चीज में आपकी मदद करेंगे. सब लोग एक साथ होंगे, यूनानिमसली सब लोग काम करेंगे कि हेल्थी और सेफ वर्क इन्वायरमेंट कैसे बनाया जाए. फिर कोऑपरेशन शुड आल्सो बी एक्सटेंडेड टू अदर्स सच एज कॉन्ट्रैक्टर, ओनर्स, ऑफिसर्स एंड सो ऑन. सब लोग कोऑपरेट करेंगे, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी में कोऑपरेशन की बात जब करती है, पॉलिसी में लिखा हुआ है, अब वहां पर कोई मैनेजर है वो कह दे कि नहीं हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये पॉलिसी रिटन डॉक्यूमेंट है, जो लॉ है उसको ले आकर के उसको दिखा दीजिए कि नहीं सर यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑपरेशन शुड आल्सो बी एक्सटेंडेड टू अदर सच एज कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसमें सहयोग करना पड़ेगा, इसमें मदद करनी पड़ेगी, ओनर्स को भी मदद करना पड़ेगा, ऑफिसर्स को भी करना पड़ेगा. तो ये यहाँ पर रूल्स में लिखा हुआ है ना, इसी वजह से आप वहां पर जाकर के कह सकते हैं. The workers of Northern Institute of Fire and Industrial Safety will be required to support this organizational health and safety initiatives and to cooperate with the Joint Occupational Health and Safety Committee, our health and safety representative, and with the others exercising authority under the applicable law. जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो सब के सब उस कमेटी में पार्टिसिपेट करेंगे और उसको लॉ को कंप्लाइंस करेंगे, पालन करेंगे. It is the duty of each workers to report to the supervisor or manager as soon as possible if any hazardous condition, injury, accident or illness related to the workplace occurs. सारे एम्प्लॉइज और हर एक व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि कहीं पर कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई हजार्ड कोई देखता है या हजार्डस कंडीशन, उसको इमीडिएट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना पड़ेगा. अगर नहीं करता है तो वो नियम का उल्लंघन कर रहा है, ब्रीच ऑफ लॉ कर रहा है. Also, workers must protect their health and safety by complying with the applicable acts and regulations and following policies, procedure, rules and instructions as prescribed by the Northern Institute of Fire and Industrial Safety. जितने भी वर्कर्स हैं, सारे के सारे वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रूल्स हमारे कंपनी के अंदर हैं, जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जो एक्ट हैं, जो कानून हैं, जो रेगुलेशंस हैं, सारे के सारे चीजों को, प्रोसीजर्स को नॉर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के एम्प्लॉइज को फॉलो करना पड़ेगा. फिर लिखा हुआ है कि नॉर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी विल वेयर पॉसिबल एलिमिनेट हजार्ड्स एंड दस द नीड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. जहां पर भी आवश्यकता होगी वो एप्लीकेबल होगा, एलिमिनेट करेगा हजार्ड्स को और पीपीईस को प्रोवाइड करेगा. इफ दैट इज नॉट पॉसिबल एंड वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट, workers will be required to use the safety equipments, clothing devices and materials for personal protection. जहां पर आवश्यकता है कि हजार्ड्स को एलिमिनेट ही कर दिया जाए तो वहां एलिमिनेट कर दिया जाएगा. जहां पर हजार्ड्स एलिमिनेट नहीं हो सकता है, वहां पर रिस्क लेवल बचा हुआ है, तो वहां पर पीपीईस प्रोवाइड करेगा और भी उसको कंट्रोल फॉर्म में करके काम करवाएगा. नॉर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी recognizes the workers' duty to identify hazards and support and encourage workers to play an active role in identifying the hazards and to offer suggestion or idea to improve the health and safety program. NIFIS जो है, नॉर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है, वो वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करेगी, उनकी ड्यूटीज को देखेगी, उनके हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करवाएगी, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जिस जगह पर भी आवश्यकता है उनको सजेशन प्रोवाइड करके और हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी. फिर यहाँ पर नीचे देखिए साइन किया हुआ है, तो साइन जो करता है इसके ऊपर जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पॉलिसी है, अब बताया कि यहाँ पर लिखा है टाइटल, द पॉलिसी हैज बीन डेवलप्ड इन कोऑपरेशन विद द कमेटी हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव और द वर्कर. सब लोगों की सहमति से ये पॉलिसी बनाई गई. यहाँ की ये जो सिग्नेचर होगी ये हमेशा टॉप लेवल का बंदा करेगा, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी का, सीईओ.
सीईओ इसलिए साइन करता है, टॉप मैनेजमेंट का बंदा इसलिए यहाँ पर साइन करेगा ताकि जो नीचे के जितने भी इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, इनको ये पता चले कि ये जो बंदा सेफ्टी का बंदा खड़ा होकर के जो बात कह रहा है, ये सारी चीजें, ये इसके अपने वर्ड्स नहीं है, बल्कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ने कहा है। अगर सीईओ की बात कोई इंजीनियर नहीं मानेगा, भले वो इंजीनियर 50 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो ये इसलिए सिग्नेचर यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट का ही बंदा करेगा, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या ओनर है या कोई टॉप लेवल का बंदा करेगा, ताकि नीचे वाले डरे इन चीजों से और इनको लगे कि सिग्नेचर सर की है, बॉस की है, तो ये बातें भी बॉस ने ही कही हैं और इसको पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, हमारी नौकरी जा सकती है, हमको निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो एक सवाल पूछा जाता है कि वाई द पॉलिसी हैज बीन साइन बाय द टॉप मैनेजमेंट ओनली। कोई क्या सेफ्टी ऑफिसर इसको साइन नहीं कर सकता है? तो कहा नो, only the top management person can sign the policy so that the people come to know that it has come from, order has come from the top management। ऊपर से ऑर्डर आए हैं ताकि पालन करें उस चीज का। और जैसा कि अभी बताया था कि एक तीन जनरल कंटेंट जो होते हैं, टिपिकल कंटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के जो होते हैं, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। देयर आर 3 सेक्शंस इन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। पहला सेक्शन होता है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या है? ये जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, जो कि एक साधारण से जनरल से रूल्स होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो आपने अभी पढ़ा है उसके अंदर होता है। फिर दूसरा सेक्शन हमारा होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन होता है, अरेंजमेंट सेक्शन होता है, और उसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन के अंदर आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं कि लोगों के क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या अकाउंटेबिलिटीज हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, किसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये आपका अरेंजमेंट सेक्शन में। और तीसरा होता है अरेंजमेंट सेक्शन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन इज अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हो गया आपका, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन आपका अरेंजमेंट सेक्शन। अरेंजमेंट सेक्शन में आपके जितने भी काम है, जो भी वर्क है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, वो कैसे होगा, रिस्क असेसमेंट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें अरेंजमेंट सेक्शन के अंदर लिखी होती हैं। दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द सेफ्टी पॉलिसी। जो सेफ्टी पॉलिसी का सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है? अरेंजमेंट सेक्शन होता है। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट छोटा पार्ट होता है। दूसरा जो होता है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन होता है, जिसके अंदर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं, किसको क्या काम असाइन किया गया है। और तीसरा सेक्शन होता है जो हमारा होता है वो हमारा अरेंजमेंट सेक्शन होता है, जिसके अंदर किस तरीके से काम को करना है, ये इसके बारे में डिटेल्स होती है। तो ये हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन था हमारा।